फटाफट। हिंदी एंटायर राइट। हाँ ऐसा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रात का चौकीदार। ठीक है। डॉक्टर का अपहरण अच्छा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, खत्म करते हैं और उसके बाद चौकीदार भी खत्म करते हैं आज। आज मैं एकदम खत्म करने के मूड में हूँ। अपहरण अपहरण से छोड़ दो। कहाँ पे थे? हाँ ठीक। मैं ठीक हो रही थी। कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से। कई महीने बाद। यहीं से। इसके आगे से। यहाँ से। यहीं से करते हैं ना, तुम सब लोग मेरे लिए। तो यहाँ से थोड़ा कनेक्टिविटी रहेगी। फ्लैशबैक में जाने से अच्छे यहीं से start। तो डॉक्टर साहब ने जो एक अपना सीडी बनाकर भेजा था, अब वो आया, मिला। अब उसे सुनने का इंतजाम किया गया। क्या मिला उसमें, आइए देखते हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए। कौन कह रहा है? डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि तुम सब लोग मेरे परिवार के लोग, मेरे पहचान वाले लोग, मेरे मरीज, डॉक्टर जो मेरे कलीग्स हैं वो सब परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ भी समझ लिया हूँ। ये लगता है डॉक्टर साहब टपक गए। लेकिन मैं जिंदा हूँ। और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर, थोड़ा 2-3 मील नहीं, कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य मतलब दूसरे सौर मंडल के ग्रह में हूँ। सौर मंडल मतलब देख लो। कोई कहा क्या भाई? सौर जगत। सौर जगत मतलब सोलर सिस्टम में दूसरे सोलर में हूँ मैं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं और दुनिया में कोई है नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड, इस स्पेस में तो हमारे सूर्य जैसे ना जाने कितने सूर्य हैं, अनगिनत सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, स्पेस में। और सभी के अपने अपने ग्रह भी हैं। सभी सौर मंडल के अपने अपने ग्रह मतलब सभी की अपनी अपनी धरती है। ईशान। क्या पाकिस्तान में? हाँ मुझे पता है रिद्धि, निर्माणों के पावन युग में और अपना रात का चौकीदार ना। तो ये कंप्लीट करके मैं रात का चौकीदार करता हूँ। और देखता हूँ कल नहीं परसों एक लेक्चर लेके निर्माणों के पावन युग में भी कंप्लीट कर दूँ। ठीक है। डोंट वरी। आपके एग्जाम के पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है। हाँ। तो हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई इंसान रहता नहीं है इस ब्रह्मांड में।
लेकिन इस ब्रह्मांड में अर्थात इस शून्य में, स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं, सभी के अपनी अपनी धरती है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, हमारी तरह ही और भी लोग रहते हैं, और हमसे वे लोग कई कई गुना ज्यादा उन्नतशील हैं। उन्नतशील मतलब हमसे ज्यादा तरक्की किए हुए लोग हैं, हमसे ज्यादा प्रोग्रेस किए हुए लोग हैं। ब्रह्मांड मतलब अंतरिक्ष, लिख लो मीनिंग। तो प्लीज यार अभी पढ़ने की टाइम पे ना मैसेज मत करो, बिकॉज मैं मैसेज रीड करूँ कि ये पढ़ा हूं मैं। डोंट वरी, उसके बहुत पहले ही आपका हो जाएगा जय। कहाँ है सुना है? शून्य मतलब स्पेस होता है, स्पेस। शून्य मतलब क्या? ऋषि पूछो ना, क्या डाउट है? अच्छा अच्छा, समझा ना शून्य मतलब? शून्य पर्यायवाची शब्द है किसका? अंतरिक्ष का। शून्य, आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर, शून्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो उन्नतशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है क्या कि मेरा यह भ्रम, मेरा यह संदेह जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। मतलब आप इस गलत फहमी में मत रहो कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो। आपके अलावा भी और कई धरती है, कई सूर्य हैं, उनके कई चांद हैं, और उस पर धरती पर रहने वाले अनेक प्रकार के प्राणी भी हैं। तो हम इस गलत फहमी में न रहे कि हम ही हैं। सीडी इसमें बंद थी, किसमें? लिफाफे में। कारण लिखे रहा है, श्रीमती भटनागर ने पुलिस को सूचना दी। तभी हतप्रभ रह गए। क्यों? क्योंकि सीडी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। किसने किससे कहा? तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए, डॉक्टर भटनागर ने किससे कहा? सभी लोगों से कहा। खत्म करते हैं। हाँ, तो पहले सुन लो वह कहानी कि मैं कैसे आया इस ग्रह पे, ये तो जान लो पहले। तो कहते हैं कि अमेरिका में हुए मेरे सम्मान, एक खोज के लिए डॉक्टर भटनागर को अमेरिका में बुलाकर वहां पर उनको सम्मानित किया गया। और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से, मतलब बहुत सीक्रेट तरीके से सूचनाएं इकट्ठा की थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था उनके बारे में, इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे, तभी से किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। क्या इशारा किया? चलो डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब को क्या लगा, कोई मरीज है, लेके जाएगा। मैं अपने सहज भाव से सामान्य तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान, वाहन को देखकर चौंक पड़ा। ये क्या है? ऐसा तो मैंने आज तक दुनिया में देखा नहीं है। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता कि मैं नहीं जाऊंगा, तीन लोगों की मजबूत बाहों ने, हाथों ने, बाह मतलब हाथों ने मुझे जकड़ कर मतलब कस के पकड़ कर, यान मतलब उस वाहन में, उस कार में अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया।
घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। मतलब वहां के लोग भी प्लास्टिक यूज करते थे। सोचो, हम लोगों ने प्लास्टिक यूज करना बंद कर दिया। हाँ ऋषि। धरती पर आकर इकट्ठा की, वहां पे क्या करेंगे, भगवान थोड़ी ना है इंसान। हाँ, डॉक्टर फेमस थे। आगे, गुप्त रीति मतलब गोपनीय तरीके से, मीनिंग भी तो लिख लो यार, मैसेज कम करो प्लीज। पोएम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, लेसन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मीनिंग पे ध्यान दो। मैसेज कम करो। विचित्र यान मतलब एक विशेष प्रकार का विमान। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, लगभग 2-3 महीने हो गए, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ते हैं। बड़ा अजीब सा नाम है, नाम क्या है वो नहीं बताया। इनके पास ऐसे यान है, ऐसे विमान हैं जो कि एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है। समझे? सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। हमारे यहाँ जैसे चीजें होती है थोड़ा अलग है, लेकिन है वही सब चीज। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, इनका अपना साइंटिफिक रीजन है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे यान बना लिए कि आते जाते रहते हैं। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अब रही बात ये जानने की कि अपहरण किया क्यों, क्या खुफिया तरीके से जानकारी उन्होंने निकाली इनके बारे में, आइए वो देखते हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा मतलब मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ये दिमाग से पैदल है, इनको कुछ दवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको दवाओं की जरूरत ही नहीं थी पहले। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है, मतलब साइंस एकदम टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे, बट मेडिकल साइंस नथिंग। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं जापान की तरफ। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है, और इसका नतीजा, इसका परिणाम क्या, यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी, जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं। उनको आदत पड़ गई मशीनों से हर काम करवाने की। ठीक है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। जैसे हमारे यहाँ होता है स्किन कैंसर होता है, वैसे वहाँ के लोगों को भी सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण में मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा मतलब बेकार बनाए हुए, कोई काम के नहीं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना कि मैंने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि, एक नया अचीवमेंट, एक नई खोज की है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब, आइडिया, विचार सोचा जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर, उसकी जगह पर, मतलब उसकी जगह पर दूसरा अंग, है ना,
बॉडी में जो है जो पार्ट है उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, बदल दिया जाए। अंग प्रत्यारोपण उसको हिंदी में कहते हैं। तो अंग प्रत्यारोपण कर दिया जाए मतलब कि जो पार्ट सड़ गया है उसको कट करके उसकी जगह पे दूसरा जोड़ दिया जाए। ऐसा कुछ हो जैसे लोग मरे नहीं तो दूसरा अंग लगा दिया जाए, ऐसा कुछ प्लान किया। अब आगे, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। सब हो रहा है ना, हमारे यहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है इतना ज्यादा। वह सब अगर जारी रहा तो ज्यादा मात्रा में हुआ, अगर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हुआ या फिर जो भी एयर पोल्यूशन जो भी ज्यादा हुआ, तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, है ना, आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां मतलब हार्ट की बीमारी, तनाव के कारण मतलब स्ट्रेस होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है कि भाई आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हो जिस पर उस ग्रह के लोग आगे बढ़ गए हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। सोचो, इतनी समस्याएं फिर भी वो दवा नहीं बना पाए, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है, अब हालत यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी चिमनियां, चिमनियां मतलब जो कारखानों में लगते हैं धुआं निकलने के लिए, बड़ी बड़ी चिमनियां, और दैत्याकार मशीनें, दैत्याकार मतलब राक्षस की तरह बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब रह जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं रहेगा तो वो इंसान नहीं रहेगा। यहाँ की बात नहीं कर रहे धरती की, उस दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं। और हमें बता रहे हैं कि ऐसे हमारे यहाँ भी होगा अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए पेड़ लगाने पर, प्रकृति की सुरक्षा पर, जल की स्वच्छ रखने पर, है ना। अगर हम इन सब चीजों का ख्याल नहीं करते हैं तो आगे हमारे लिए भी यही वक्त आने वाला है। आगे, विशाल का है, दैत्याकार मतलब बड़ी बड़ी विशाल का। अब आगे, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों, यहाँ के रहने वालों का शरीर बहुत मजबूत होता है। किसकी तरह, वो जो मूवी देखा था ना, कोई मिल गया मैं, जादू 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 की तरह बड़ा मजबूत होता है स्क्रीन का। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है उनकी स्किन। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है, वहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर जैसा है, उसी के आधार पर यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, तो दवा किस बात की। इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। ये मेडिकल के बारे में पीछे रह गए क्योंकि वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते, बीमार नहीं पड़ते तो इलाज की जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत नहीं तो नहीं खोज क्यों। किंतु अब तो बीमार पड़ने लगे हैं, बीमारी से मरने लगे हैं, अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। एक सेकंड, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सिद्धांत मतलब नियम। प्रथमेश मेरी वॉइस आ रही है और बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है।
हाँ, तो मैंने सड़न रोग का अध्ययन किया कर लिया है कि ये जो सड़न होता है इससे कैसे बचा जा सकता है, और इनके शरीर की बनावट का भी अध्ययन किया। अध्ययन मतलब स्टडी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों के शरीर की बनावट अलग है, उनका वहाँ का वातावरण अलग है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण, मैंने तभी आपको बताया अंग प्रत्यारोपण क्या होता है। अंग के बदले लगाया गया अंग के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। मतलब सब कुछ यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। नहीं बता पाया तो पता नहीं क्या कर देंगे, यहीं छोड़ दें, मार डालें। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए कुछ पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। ये बातें गुप्त रखी जा रही है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने इनका इलाज कर दिया, ये ठीक हो गए, इनको सिखा दिया, तो ये लाके छोड़ देंगे। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। इनसे हम खतरा नहीं ले सकते, इनसे झगड़ा नहीं कर सकते। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूं, घूम रहा हूं, यही समझना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप कर लेना प्लीज। ठीक है। हाँ जय। वो बाद में करता हूँ मिस्टर वाक्य। अभी हम लोग रात का चौकीदार करेंगे, ये जल्दी से खत्म करना है मुझे। बेचारा वॉचमैन बहुत परेशान। हाँ दिख रहा है। रात का चौकीदार पढ़ेंगे भाई ऋषि। रात में कैसे दिख रहा है तुम लोग को चौकीदार कॉलोनी? अंधेरे में बेचारा टॉर्च लेके खड़ा है। उसको छोड़ दो अभी, बाद में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रात का चौकीदार, रात का चौकीदार मतलब रात के समय में चौकीदारी करने वाला। चौकीदारी मतलब देखभाल करने वाला, चौकस रहने वाला, अलर्ट रहने वाला, मुस्तैद रहने वाला, है ना। सुरेश कुशवाहा, तन्मय ने ये पाठ लिखा। और ये पाठ लिखने का उद्देश्य ये है कि कुछ लोग जो चौकीदारों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको लगता है कि चौकीदार सिर्फ हमें सुबह शाम आते जाते सैल्यूट मारने के लिए है। ये जो गलत सोच है उसे दूर करने के लिए पाठ लिखा है कि उसका काम कितनी जिम्मेदारी भरा होता है, कितना जोखिम भरा होता है, कितना खतरनाक काम होता है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपने घरों में तब सुकून से सो पाते हैं जब वो बेचारा पूरी रात जागता है, वो भी अकेले। कोई भी आए उसको मार सकता है, उसका मर्डर कर सकता है, और उसके बाद घरों में लूटपाट कर सकता है, लेकिन वो अपना जान जोखिम में डालकर ये सब काम करता है, चौकीदारी करता है, देखभाल करता है, चौकसी करता है, मुस्तैदी से अपना काम करता है। तो कुशवाहा जी ने चौकीदार के बारे में और क्या क्या विशेष बातें बताई, आइए हम देखते हैं पाठ में। तो शुरू करें, चलिए।
दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। यहाँ पे सब एडजेक्टिव वर्ड यूज किए। हाँ, दिसंबर जनवरी मतलब ठंडी का महीना, विंटर मंथ जो है, मतलब जब सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। हाड़ कपाती हुई मतलब हड्डियां कांपने लगती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। या झमाझम बरसाती वर्षा, झमाझम मतलब जब तेजी से बारिश होती है। या उमस भरी गर्मी की रातें, या भयानक गर्मी की रातें। मतलब कहने का कहते हैं, या तो बहुत ज्यादा ठंड हो, या तो बहुत ज्यादा बारिश हो, या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह मतलब मासूम प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते, हमें सावधान करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है, जागते रहो। कुछ लोग कहते हैं यहाँ सब ठीक है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ऑल इज वेल, है ना। तो वो सबको सांत्वना देते रहता है, रात को भी सीटी बजाते रहता है, लाठी पीटते रहता है कि मैं जाग रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, सो जाओ आराम से। यार तुम लोग मैसेज बहुत करते हो, फोकस कम करते हो चैप्टर पे। अंशिका आप लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ। हाँ, सलोनी थ्री इडियट्स वाला। अंशिका आप लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ ना, आपकी इधर से नेटवर्क स्लो होएगा इसके वजह से। ओके, तो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। आपको लगता है कि मैं फ्रीज हो गया हूँ, हैंग हो गया हूँ, स्लाइड वहीं पे रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, वो सब नेटवर्क की वजह से होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर, गेट को नॉक करके खड़ा हो जाता है। कौन? कौन खड़ा हो जाता है? चौकीदार। कि भाई महीना हो गया ना, तो पगार कौन देगा। तो हर महीने का यही हालत होता है, वो गेट बजा के खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है। कहता है, शॉप जी वैसे अब आगे। लेखक आता है और पूछता है, लेखक कितने पैसे? वो उससे पूछता है चौकीदार से। चौकीदार कहता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम है, आपको तो मालूम ही है ना कि हर महीने आप पैसा देते हो, पहली बार थोड़ी ना है पूछ रहे हो। 1 रुपए रोज के हिसाब से मैं चौकीदारी करता हूँ, 30 दिन चौकीदारी करता हूँ, 30 रुपए होता है, 30 रुपए एक जेब से दे दो, ज्यादा भंकस नहीं करने का। अब चौकीदार को तो चौकीदार के साथ थोड़ा लेखक को टाइम पास करना था, क्योंकि हमें मैसेज देना है ना। तो लेखक पूछता है, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, बहादुर जो पहले के समय में नेपाली युवा वॉचमैनी करते थे, तो उनको बहादुर कहते थे। बहादुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये काम भी बहादुरी का ही है, कम जोखिम का काम तो है नहीं। तो सम्मान देने के लिए उनको बहादुर कहा जाता था। ठीक है। तो जैसे अब देखो मुंबई में दूध वालों को भैया कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? कि पहले ये कहा जाता भाई दूध बड़ी ईमानदारी से दिया जाता है, पानी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो भैया कहेंगे, भाई कहेंगे तो सम्मान मिलेगा, तो भाई ईमानदारी से दूध देगा कि नहीं इनको भाई दूध खराब नहीं दे। नहीं तो दूध में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है ना। तो इसी तरह बहादुर भी कहा जाता था। लेखक ने कहा, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से मिल जाते हैं पैसे? उसने कहा, साहब जी ये पक्का नहीं है, ये फिक्स नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ न कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है अपना, हमारा। मतलब 50 से 60 घरों से मिलता है 30 30 रुपए के हिसाब से। अब
आप देख लो कितना मिलता है। बोले इतने में सब ठीक ठाक गुजारा हो जाता है, और बाकी जो घर है वो भी तीज त्योहार मतलब कुछ न कुछ फेस्टिवल पे दे देते हैं, पूरा पैसा नहीं देते, जो भी दे देते हैं। ओके ऋषि, आगे। लेखक ने कहा पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर हैं, कॉलोनी में 100 से भी ज्यादा घर हैं, फिर इतने कम क्यों, कम लोग क्यों पैसा देते हैं? तो फिर उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा कि जो लोग नहीं देते हैं पैसा, तो उनके घर की चौकीदारी करते हो या नहीं करते हो? उसने कहा हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। भारी डायलॉग मार दिया, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। क्यों भाई? जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनकी चौकसी उनकी रखवाली करना और ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? आप बता सकते हैं? पता है क्यों? क्योंकि कल के अगर कुछ हो गया तो, भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए, तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। और क्यों पूछेगी? पहले घर का मालिक बोलेगा इसको पैसा नहीं देता था, इसके लिए खुन्नस में इसने चोरी करवा दिया, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ये चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। लेखक ने कहा अच्छा ये बताओ, रात पे अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं, जिंदा प्राणी हैं, सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, मतलब बड़े आदमी का मतलब यहाँ पर अमीर आदमी से है, हाँ, अमीर धनवान। अमीर आदमी को डर लगता है चोर से, तो फिर हम तो बहुत छोटा आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, तो गरीब को भी डर लगेगा ना भाई। समझा यहाँ तक? ओके ऐश्वर्या, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कौन वॉचमैन क्या कर रहा है? कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। रात को नशे पत्ते, नशा करने वाले, दारू पीने वाले, ताश खेलने, जुआ खेलने वाले, ये लोग गुंडे बदमाश आ जाते हैं, है ना, उनसे भी कभी कभी झगड़ा, हाथापाई, मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। जो सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं वो झिड़कियां देते हैं। ये क्या है, दिन भर बैठ के कुर्सी पे सोते रहता है, हाँ, वॉचमैनी के लिए रखा गया कि कुर्सी पे बैठ के सोने के लिए रखा गया है? दुत्कारते हैं। ये क्या है, पकड़ का पैसा लेता है, सैल्यूट नहीं मारता है, दो देते हैं। अगली बार से तेरी लापरवाही देखा ना तो खड़े खड़े तेरे को निकलवा दूंगा। इस तरह से डराते धमकाते रहते लोग। तो उसने कहा कि ये तो रोज की बात है भाई। अब आगे। लेखक ने कहा अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? रात भर तो चौकीदारी करते तो सोते कब हो? वह फिर प्रश्न करता है, और चौकीदार फिर से जवाब देता है, कहता है साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब ठीक है ना, कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद, कल रात को जो जागा था उसकी नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं? उसने कहा भाई अभी आप पैसा अगर दे दो, क्योंकि बहुत पका लिए, 30 रुपए मांगने में से सब लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो 4 दिन लगेंगे पैसा मांगने में। बोले अभी बहुत पका लिए, पैसा देना है तो दे दो, मुझे अगले घर जाना है। तो लेखक की भी नीयत बदल गई। होता है ना, ईमानदारी से कोई बता दे तो आदमी की नीयत बदल जाती है। लेखक ने कहा अरे भाई,
अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है। तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? ये लेखक ने मॉरल निकाला वॉचमैन से बात करके। लेकिन वॉचमैन तो वॉचमैन, उसने कहा जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया पैसा मांगने के लिए। तो अगर ऐसा हम लोग करने लगे तो उस बेचारी की रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो अपना पेट कैसे भरेगा? अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हमेशा याद रखो। कोई सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। क्योंकि अगर अमीर आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसा आ गया, तो पैसा से वो हर एक काम नहीं कर सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को कराने के लिए उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे मकान बनाना है, पैसा आ गया तो मकान बनाना थोड़ी ना आया उसको। उस मकान को बनाने के लिए तो आदमी लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना। हर आदमी हर एक काम नहीं कर सकता है, और जो मकान बनाने वाले हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग पैसा है तो काम करवाते हैं, पैसा देते हैं। कुछ लोग के पास पैसा नहीं है तो काम करते हैं, पैसा लेते हैं। इसी तरह से बिना एक दूसरे के जुड़े काम चलता नहीं है। लेखक ने कहा, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर अथवा नियंत्रण, कोई उसको कंट्रोल भी नहीं करता है, कि एकाकी रूप से, मतलब बिल्कुल अकेले इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट, मीनिंग लिख लो। एकाकी रूप से मतलब बिल्कुल अकेले, एक सेकंड ना, अकेला मीनिंग लिख लो। निष्कपट, छल रहित, मीनिंग लिखते जाना। हाँ, छल रहित। मैं किसी का मैसेज रीड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अभी मैं पढ़ाने के बीच में फ्लो में बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। आप लोग सिर्फ फोकस करो इसी पे, मैसेज मत करो। छल रहित, मैं रात भर उहापोह में रहा। उहापोह मतलब असमंजस, दुविधा, उधेड़ बुन, चाहे जो लिख लो, तीनों शब्द है। हाँ, उहापोह मतलब उधेड़ बुन, असमंजस और दुविधा, क्या करूं और क्या न करूं। इसी सिचुएशन को उहापोह या उधेड़ बुन या दुविधा कहते हैं। ठीक है, मना कर रहा हूँ बार बार कि मैसेज मत करो तुम लोग, फिर भी मैसेज करते हैं। किसका मीनिंग? स्मिथ, किसका मीनिंग चाहिए स्मिथ? वेट, छल रहित। ठीक है, देख लिया। हाँ, तो मैं अर्थात लेखक रात भर उहापोह में, असमंजस में, दुविधा में रहा। क्या करूं, ये वॉचमैन को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दे दूंगा तो पता नहीं ये ध्यान देगा या नहीं देगा, नहीं दूंगा तो ज्यादा ध्यान देगा शायद। इसी में रहा, सोचता रहा। ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, डिसीजन हो गया सुबह उठने तक। क्या? मैंने चौकीदार को बुलाया, "अरे चौकीदार इधर आओ।" उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। हाँ? वो कल मैंने बोल दिया था, ऐसे बोल दिया था, लेकिन तुम मेरी चौकीदारी करते हो मेरे घर की, उसका पूरा पैसा तुमको मिलेगा। मेहनताना मतलब पूरा पैसा, फुल मजदूरी मिलेगी आपको, टेंशन मत लेना। हाँ। और चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली, मुहावरा है, लिख लो, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना, और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। किसके प्रति? उस वॉचमैन के प्रति श्रद्धा, फेथ, विश्वास, भरोसा बढ़ गया। क्योंकि वो पैसा दो तब भी अपना काम करता है, और पैसा न दो तब भी अपना काम करता है। जो अपने काम के प्रति इस तरह से समर्पित रहता है, डेडिकेट रहता है,
जिसका डेडिकेशन इतना अच्छा है, तो उसके हक का पैसा खाना बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसलिए लेखक ने कहा कि मैंने उसे बुलाकर कह दिया कि तुम जितना काम कर रहे हो उसका पूरा मेहनताना आपको मिलेगा और वक्त पे मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट? वेतन मतलब पगार, पगार तनख्वाह, ठीक है, सैलरी। उसके ऐश्वर्या, बाकी लोगों को डाउट है? हाँ, इसीलिए तो बोला कि अभी फटाफट खत्म हो जाएगा। आश्वस्त मतलब भरोसा दिलाना, आश्वस्त मतलब भरोसा दिलाना, ठीक है। तो अभी इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में निर्माणों के पावन युग में खत्म कर देंगे हम लोग। अभी टाइम है? नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। वो मिश्र वाक्य में अगर निर्माणों के पावन युग में टाइम पे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर वही कर देंगे। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरा पोएम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर।